नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनके असाधारण जीवन ने सिर्फ एक देश का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि उसकी आत्मा को एक नई परिभाषा दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर की। डॉक्टर आंबेडकर के सफर को समझने की शुरुआत हमें उस अन्याय से करनी होगी जिसने उनके जीवन के मिशन की आग जलाई। उनकी वो भावना इस एक लाइन में सब कुछ कह देती है। छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। 14 अप्रैल 1891 उनका जन्म महार जाति में हुआ, जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। मतलब जन्म से ही उनका रास्ता गहरे सामाजिक भेदभाव की कठोर सच्चाइयों से तय हो चुका था। सोचिए, स्कूल के दिनों से ही हर रोज अपमान और अलग थलग रहने का दर्द। लेकिन शायद ये रोज का संघर्ष ही था जिसने ज्ञान और न्याय पाने की उनकी भूख को और भी तेज कर दिया। तो इस अन्याय के सामने अंबेडकर का सबसे बड़ा हथियार क्या था? उनकी जबरदस्त बुद्धि। एक ऐसी बुद्धि जिसे उन्होंने दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में तराशा था। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। सिर्फ एक दशक के अंदर उन्होंने दुनिया के सबसे नामी संस्थानों से डिग्रियों का एक ऐसा कलेक्शन जमा कर लिया जो किसी को भी हैरान कर दे, और इसी के साथ वो एक बहुत बड़े विद्वान बन गए। और ज्ञान के लिए उनकी प्यास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके घर राजगृह में उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा किताबें थीं। ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरियों में से एक थी। तो अपनी इस पढ़ाई और ज्ञान से लैस होकर डॉक्टर अंबेडकर भारत लौटे। अब बारी थी छुआछूत की इस गहरी जड़ वाली व्यवस्था से सीधी और एक्टिव लड़ाई लड़ने की। उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि लोगों को इकट्ठा किया, आंदोलन किए और बिल्कुल सामने से लीड किया। अपनी पत्रिकाओं से दबे कुचले लोगों की आवाज बने, संगठन बनाकर लोगों को ऊपर उठाने का काम किया और महार सत्याग्रह जैसे आंदोलनों से सीधे भेदभाव को चुनौती दी। इसी संघर्ष के बीच एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ये वो वक्त था जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर महात्मा गांधी और उनके बीच एक बड़ा मतभेद खड़ा हो गया। यहाँ एक ही समस्या के दो बिल्कुल अलग अलग समाधान दिख रहे थे। बहुत ज्यादा दबाव के बाद डॉक्टर अंबेडकर पूना पैक्ट के लिए राजी हुए। ये एक मुश्किल समझौता था। उन्हें अलग निर्वाचक मंडल की अपनी मांग छोड़नी पड़ी, लेकिन बदले में उन्होंने दलित समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी करवा ली। उनकी कानून की समझ और उनकी विद्वत्ता को जल्द ही पूरे देश ने पहचाना और फिर उन्हें एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, एक नए आजाद भारत का संविधान तैयार करने की। कमाल की बात यह है कि उस वक्त की सरकार और कांग्रेस पार्टी के वो बड़े आलोचक थे। इसके बावजूद सबको पता था कि उनसे बेहतर इस काम के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्हें देश का पहला कानून मंत्री और संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और उन्होंने इस काम को कितनी गहराई से किया, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने लगभग 60 अलग अलग देशों के संविधानों को बहुत बारीकी से पढ़ा था। और उनकी पूरी जिंदगी की लड़ाई आखिरकार कानून में बदल गई। उन्होंने आज़ादी, बराबरी और भाईचारे जैसे सिद्धांतों को भारतीय गणतंत्र की आत्मा में बसा दिया। ये पक्का किया कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर हो और सुरक्षित हो। और वो सिर्फ नाम के चेयरमैन नहीं थे। जैसा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के ही एक सदस्य टी कृष्णमाचारी ने खुद माना कि संविधान बनाने का असल बोझ डॉक्टर अंबेडकर ने ही उठाया था। वही इसके पीछे के असली आर्किटेक्ट थे। पर अंबेडकर के लिए ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक लड़ाई भी थी। और यही सोच उन्हें उनके जीवन के आखिरी और शायद सबसे बड़े परिवर्तनकारी कदम की ओर ले गए। 1935 में उन्होंने एक ऐसा जोरदार ऐलान किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने उस धार्मिक ढांचे से अपने सारे रिश्ते तोड़ने की घोषणा कर दी जिसे वो असमानता की जड़ मानते थे। लेकिन ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। इस घोषणा के बाद उन्होंने 21 साल तक दुनिया के बड़े बड़े धर्मों का गहरा अध्ययन किया ताकि वो एक ऐसा रास्ता खोज सकें जो उनके मूल सिद्धांतों से मेल खाता हो। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 14 अक्टूबर 1956। नागपुर में एक बहुत बड़े समारोह में उन्होंने अपने 5 लाख से भी ज्यादा समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने इस धर्म को उसी की जन्मभूमि पर एक नई जिंदगी दी। उन्होंने सिर्फ एक धर्म को अपनाया नहीं बल्कि उसे आज के समय के हिसाब से एक नई दिशा दी। इसे नवयान यानी नया वाहन कहा गया, जो तर्क, इंसानियत और सामाजिक बराबरी पर जोर देता है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया,
लेकिन ये एक अंत नहीं था, बल्कि ऐसी अमर विरासत की शुरुआत थी जो आज भी भारत को दिशा दे रही है। आज उनका असर हर जगह महसूस होता है। देश के सेंट्रल बैंक से लेकर देश के सबसे बड़े कानून तक और सामाजिक न्याय के लिए आज भी चल रही लड़ाई तक उनकी विरासत भारत के ताने बाने में हमेशा के लिए बुन चुकी है। उनका ये पूरा सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे कभी एक गिलास पानी तक देने से मना कर दिया गया था, और वो बड़ा होकर एक अरब लोगों के लिए कानून लिखता है। ये हमें एक अकेले इंसान के मजबूत इरादे की और बदलाव की जबरदस्त ताकत की याद दिलाता है।